सपने कुछ कर दिखाने के, नाम कमाने के। कौन नहीं देखता ऐसे सपने? लेकिन हमारे समाज की सोच कुछ अजीब है। अगर कोई पुरुष अपना करियर बनाने के सपने देखे और अपने परिवार की जिम्मेदारियों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपने करियर को ही अपनी जिंदगी बना दे, तो हम कहते हैं कि वो महत्वाकांक्षी है। लेकिन यही सपना अगर कोई औरत देखे, अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आगे बढ़े, तब भी उसका अपना परिवार, उसके आसपास का समाज उसे स्वार्थी करार देने लगता है। समान अधिकार सिर्फ संविधान में ही है, जिनका कोई सम्मान नहीं करता। औरतों का दम घुटता रहता है, उनके खिलाफ जुर्म बढ़ते ही रहते हैं। बी सेल्फिश टू ड्रीम। इंटरेस्टिंग। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि कभी कभी इंसान को अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जिंदगी भर सैक्रिफाइस ही करते रह जाएंगे। अगर आपको अपनी फैमिली और ड्रीम्स के बीच में किसी एक को चूज करना पड़े, तो आप किसे चूज करेंगी? मैम, हमेशा औरत ही सैक्रिफाइस क्यों करे? अगर कल को मेरी शादी होगी तो मैं सिर्फ एक मदर या सिर्फ एक वाइफ तो नहीं होंगी। मेरी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। देन हाउ कैन आई सैक्रिफाइस माई ड्रीम? वेल, आपके पास 2 महीने हैं बिकॉज यू आर सिलेक्टेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू पेरिस। एक बेहद उत्साही लड़की के जीवन का दुखद अंत हो चुका था, जिसके सपने थे पेरिस जाने के। वो हाईवे पर एक लाश बनकर पड़ी हुई थी। कौन थी वो? क्या उसने अपने सपनों की कीमत चुकाई थी? पीछे हटिए, पीछे पीछे पीछे। ये देखो बट, लगता है हत्या गला घोट के की गई है। ये देखिए सर, टैटू समीर और रीमा, यानी रीमा इस लड़की का नाम होगा और समीर नाम के लड़के से इसका अफेयर चल रहा होगा। सर ये देखिए, सर लगता है चादर के इस हिस्से पर कुछ था जो काटा गया है। पाटिल, देखने में तो ये चादर किसी होटल या लॉज की लगती है। हो सकता है इस हिस्से पर लोगो रहा हो उस होटल या लॉज का, जिसे जानबूझकर काटा गया ताकि पता न चले कि ये चादर कहाँ की है। सब चीज़ों को देखकर पाटिल ये लगता है कि ये लड़की रीमा किसी लड़के के साथ होटल में या लॉज में रुकी होगी, जहाँ दोनों का आपस में झगड़ा हुआ होगा और बाद में इसकी नेकेड बॉडी को उस होटल या लॉज की चादर में लपेट के यहाँ डंप कर दिया गया। एक काम करो, आसपास के एरिया में जितने भी होटल और लॉजेज हैं पता करो इस तरह की चादर कहाँ इस्तेमाल होती है। नियर बाय एरिया के सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटोग्राफ भी भेज दो। मुलुंग, माटुंगा, बिकरोली, सब जगह। हो सकता है कहीं किसी जगह पे इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। सर देख, तेरे लिए कितनी खूबसूरत चादर लाई हूँ। क्या मामा, तू बाजार से ये चादर लेकर आई? क्यों, पेरिस में चादर नहीं मिलती क्या? प्योर कॉटन ऐसी वाली कहाँ मिलेगी, इसलिए लाई हूँ। तुझे पसंद भी है। और ये देख, तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। अचार, पापड़, सब तेरी पसंद के। तो मम्मा लोग भी ना। थैंक यू। मतलब कहीं भी घर से पहले जाना हो तो भर भर के सामान लेके दो। बिल्कुल। मम्मियों का काम ही यही होता है। अमित, मैं कॉल बैक करती हूँ। अरे मम्मा के साथ हूँ बाबा। हेलो अमित, मेरा क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया। अभी फ्रेंड्स लोगों ने घर पे पहुंचाया। प्लीज प्लीज कम। व्हाट? मैं बस अभी आ रही हूँ अमित, अभी आ रही हूँ। सैंडी, सॉरी, इट वाज जस्ट अ प्रैंक। मजाक करने का टाइम है? अमित के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़, तुम रुको। जान निकल गई थी मेरी। तुम इतनी बिजी हो, मेरे लिए समय नहीं है। प्रैंक तो करना पड़ेगा। बकवास मत करो, सिर्फ 1 साल की बात है। एक बार ये इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी तो फिर तो मैं यहीं आ जाऊंगी, फिर हम यहीं सेटल हो जाएंगे अपने। तो जितना चाहे मेरा दिमाग खा लेना। चलो, दिमाग बाद में खाते हैं, पहले और कुछ खा लें। अब मेरा मतलब है डिनर बाहर करते हैं। ओके, चाइनीज, इंडियन। तुम बहुत बदमाश। ओके ओके। सर, मैंने आसपास के सभी थानों में पूछताछ की।
इस रीमा नाम की लड़की की कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। मैंने इसके फोटो भी सर्कुलेट करवा दिए हैं, लेकिन अब तक कोई मैच नहीं मिला है। पाटिल, हो सकता है इसके घर वाले इस शहर के ना हो या फिर आउट ऑफ टाउन हो। सर, इस औरत की पहचान के तौर पर हमारे पास सिर्फ ये टैटू है। सर, घाटकोपर मुलुंड थाने के आसपास जितने भी होटल्स और लॉज है वहाँ पे मैंने फोटो दिखा के पूछताछ की, लेकिन लड़की को कोई नहीं पहचानता। सर, रीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत गला घोटने से हुई है और हत्या रात 7 से 8 के बीच हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की पे सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ। सर, अगर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ तो लड़की की बॉडी को नेकेड करके चादर में लपेट के रोड पे क्यों रखा गया? हमें मिसलीड करने के लिए, ताकि हम रेप के एंगल में उलझे रहें और हत्यारा साफ निकल कर चला जाए। हम जानते हैं उस लड़की को आप ही ने मारा है। सिर्फ 2 लोगों को पता है, दूसरा कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो बोलेगा नहीं। पैसा कब और कहाँ पहुँचाना है हम आपको बता देंगे। अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि उस युवती का नाम क्या है, और ना ही उसे कोई पहचानने वाला मिला था। किसी ने उसके खिलाफ कोई गुमशुदगी की कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की थी। पहचान के नाम पर सिर्फ एक टैटू था उसके दाहिने हाथ पर, रीमा समीर। रहस्य बढ़ता ही जा रहा था। उसकी लाश एक चादर में लिपटी हुई मिली थी, जिस चादर का लोगो काट दिया गया था। पर आखिरकार पुलिस ने पता लगा ही लिया कि वैसी चादर किस होटल में इस्तेमाल होती थी। सचिन भामला। यस। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं, कभी देखा नहीं। इस चादर को पहचानता भामला? हाँ सर। तेरे होटल में ही इस्तेमाल होती है ना? हाँ। इस लाश के ऊपर वही चादर लिपटी हुई थी। ये औरत तेरे होटल में ठहरी थी ना? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हाँ, लेकिन सर चाहे तो आप लोग सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मैं अभी मंगवाता हूँ सर। सर ये देखिए सर, टोटल 4 कैमरे लगे हैं, जिसमें तीसरे माले का कैमरा खराब है। रीमा 7:30 बजे शाम को होटल आई किसी से मिलने, मिली भी, लेकिन किससे मिल रही है चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। चेहरा पिलर के पीछे। जूम करना और जूम करो। पिलर के उस तरफ का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर उस साइड कैमरा नहीं है, इसलिए फुटेज नहीं है। सर, मैंने गेस्ट एंट्री रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन समीर और मीरा नाम की गेस्ट की कोई एंट्री नहीं है। एंट्री क्यों नहीं है? हो सकता है रेस्टोरेंट में आई हो या किसी से मिलने आई हो सर। वो तो हमें भी देख रहा है कि रीमा किसी से मिल रही है, लेकिन किससे मिल रही है उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका चेहरा पिलर के पीछे है। पाटिल, फुटेज अपने कब्जे में लो। सर, एक काम करो, सुबह के न्यूज़पेपर में रीमा की फोटोग्राफ छपवा दो। शायद कोई हो जो रीमा को पहचानता हो। सर। रीमा की आईडी के नाम पे हमारे पास एक ही चीज़ है, रीमा के हाथ पे छपा रीमा और समीर नाम का टैटू। अरे गिराएंगे मुझे। मेरा वीजा लग गया, मेरी टिकट बुक हो गई, मैं चली सच्ची। आप देखना मम्मा, बस 3 साल में ना, 3 साल में मैं ऐसा नाम बनाऊंगी ना, मेरा अपना ब्रांड होगा। और आपके और मेरे नाम को मिला के ना, मैं एक अच्छा सा नाम सोचूंगी। मतलब सुसान कैसा रहेगा? सू फॉर यू, सैन फॉर मी। राइट। संध्या, 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 क्या हुआ बेटा? डॉक्टर, सब ठीक है ना? ताई, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन संध्या प्रेग्नेंट है। संध्या को पेरिस जाना है, लेकिन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है। मम्मा, बर्तन पीटने से कोई प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं मिलेगा ना? प्लीज मम्मा, थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं मैं? तुम्हें अच्छा लगता होगा वो अमित, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। रत्ती भर प्यार नहीं दिखाई देता उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। प्लीज यार, अब बस करोगे अब? प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। तो क्या डिसाइड किया तुमने? आई डोंट नो अमित, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। आंटी, मैं जानता हूं कि आप हमेशा मुझ पे शक करते हो, लेकिन मैं कमिटेड हूं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सैंडी से, और इस बच्चे को हम मिलकर बड़ा करेंगे। और पेरिस, इसका करियर तो गया ना खटाई में। मम्मा,
अमित, लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। सैंडी, लाइफ में क्या प्यार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? करियर और ड्रीम्स। आई विश मेरे पास इसका जवाब होता अमित। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ये हमारा बच्चा है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई प्रॉमिस, मैं बच्चे के लिए अपनी जॉब छोड़ दूंगा। बच्चे का बाप भी मैं और माँ भी मैं, और फिर तुम पेरिस में जाकर अपना करियर बना लेना, ठीक है? कम ऑन सैंडी, नाउ स्माइल। सर, मैंने येलो लीफ के मैनेजर से पूछताछ की। उसका कहना है कि उसके होटल के ग्राउंड फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट है उसमें कई लोग आते जाते रहते हैं, तो पता करना मुश्किल है कि उस रात कौन था जो रीमा से मिलने आया था। सर, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। सर, मैं मानव दीक्षित, इसे मैं जानता हूँ। ये डोंबिवली में एक मेरे मकान में ही किराए पे रहती थी। इसका नाम संध्या देशमुख है। व्हाट? संध्या? हाँ सर, संध्या थाने में एक एक्सपोर्ट हाउस में काम करती थी। इसका परमानेंट एड्रेस पुणे का था। इसका डिवोर्स भी हो चुका है। इसकी एक बेटी भी है। ये 2 साल से मेरे मकान में किराए पे रह रही है, और कुछ दिन पहले इसकी माँ भी आई थी इसके साथ में रहने के लिए। ठीक है, अपने घर का एड्रेस जहाँ ये संध्या रहा करती थी वो लिखवा दो इन्हें। ठीक है सर। आ गई। नानी, नानी, पुलिस अंकल क्यों आए? मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा काम से गई ना बेटा, आ जाएगी। आप अंदर चलो, मैं अंकल से बात कर लूं। संध्या आपकी बेटी है? हो। आपकी बेटी संध्या का मर्डर हो गया है। अब ठीक है आप? संध्या को आखिरी बार कब देखा था आपने? 2 दिन पहले मैं अनन्या को लेके पुणे जा रही थी। मम्मा, मैं बाहर जा रही हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मेरे डिजाइन के सैंपल्स देखने हैं। हम भी रात तक पुणे पहुंच जाएंगे, बस तुम मुझे बीच बीच में फोन करती रहना। हाँ मम्मा, मैं आपको फोन कर दूंगी, पर अगर मैं फोन ना करूँ तो प्लीज आप टेंशन मत लेना। आपको तो इस फील्ड का पता है ना, एक बार ही काम शुरू हो जाए तो मरने की भी फुर्सत नहीं। बस मम्मा प्रे करो कि ये प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। चलो बाय। लव यू। नानी को तंग मत करना, ध्यान से जाना। हाँ, ऑल द बेस्ट बोल दो मम्मा को। ऑल द बेस्ट। आई लव यू। संध्या किससे मिलने जा रही थी? कुछ बताया था संध्या ने आपको? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, इन दिनों संध्या से मिलने घर पे कोई आता जाता था? कुछ दिन पहले उसका हस्बैंड आया था, अमित देशमुख। तलाक का केस चल रहा है दोनों में। मैं तो खुद तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो देर क्यों कर रही हो? लो कर दो साइन। ये 1 साइडेड डिवोर्स पेपर्स। बच्ची को अकेले पाल रही हूँ, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उस पर। तो बच्ची मुझे सौंप दो। उसकी भी जिंदगी बर्बाद करनी है, जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करी। एलिमनी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, और जितनी मैंने डिमांड करी है ना उतनी ही देनी पड़ेगी। देख, तू मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो सारा मामला ना कोर्ट के बाहर सेटल करूंगा। धमकी देके चला गया था संध्या को। दोनों के बीच तलाक का केस चलने की कोई खास वजह? अमित का अफेयर चल रहा था किसी से। अमित संध्या के पीछे पड़ा था कि 10-15 हजार एलिमनी लेके उसका पीछा छोड़ दे। नर्क बना के रखी थी उसकी जिंदगी उसने। उसी ने मारा होगा मेरी बच्ची को। बुरा मत मानिएगा, संध्या के यहाँ आने के बाद उसका किसी से अफेयर या दोस्ती? हाँ। किसके साथ? नाम नहीं बताया उसने। कुछ दिन पहले मुझे बुलाया यहाँ, बोली किसी से मिलवाना है, बहुत अच्छा आदमी है, अनन्या को भी एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत खुश थी वो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी।
आपने कभी संध्या के मुंह से समीर नाम का जिक्र सुना? नहीं तो। एक बात बताइए, संध्या को घर में रीमा नाम से भी बुलाते थे क्या आप लोग? नहीं, उसके दोस्त लोग उसे सैंडी बुलाते थे। आपकी बेटी के दाहिने हाथ पर एक टैटू बना दिखा हमें, जिसपे रीमा और समीर लिखा हुआ था। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने देखा था उसके हाथ पे। वो रेड वाला बैग देना प्लीज। ये क्या है? क्या लिखा है अपने हाथ पे? सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी। आप हमें अमित का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए, और साथ में संध्या का भी फोन नंबर दीजिए। बट एक बड़ी अजीब सी बात है, लड़की का नाम संध्या, दोस्त उसे सैंडी नाम से बुलाते थे और उसके हाथ पर टैटू है रीमा और समीर के नाम का। अब ये टैटू ही हमें इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगा। फिलहाल इस केस में हमारे दो ही प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, एक समीर, दूसरा ये अमित देशमुख। सर ये लीना है, हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट सैंडीज डेथ, लेकिन ऐसी औरत का ऐसा एंड हो सकता है। फेमस होने के लिए किसी के साथ भी अफेयर कर सकती थी वो। तुम्हारी और संध्या की लव मैरिज हुई थी ना? जी सर। अच्छा, संध्या की माँ कह रही थी कि तुमने संध्या को धमकी दी थी। धमकी नहीं सर, सिर्फ गुस्से में बात की थी। देखिए सर, मैं डिवोर्स चाहता था, अब मैं लीना के साथ सेटल होना चाहता हूँ। सर उसको 1 लाख रुपए एलिमनी चाहिए थी, मेरी तनख्वाह सिर्फ 1.25 लाख है। अगर मैं उसको 1 लाख दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? कहीं आप मुझ पे तो शक नहीं कर रहे? संध्या के हाथ पे रीमा और समीर के नाम का एक टैटू था, क्या जानते हो इस बारे में? नहीं सर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। डिजाइनर थी, पड़ गई होगी किसी के प्यार में, करा लिया होगा किसी के नाम का टैटू। पता नहीं कितने लोगों के साथ अफेयर था उसका। अनन्या, जल्दी चलो, स्कूल को लेट हो जाएगा। फटाफट बैठो 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 बैठो। हाँ, that's like a good girl। पेनो पेनो पेनो। नानी। हाँ बेटा। मम्मी हाइड एंड सीक खेल रही है ना? हाँ बेटा, पेरिस गई है ना मम्मा, जल्दी लौटेगी। वो चाहती थी कि मैं स्ट्रांग बनूं और अपने काम खुद करूं। नानी आप छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। नानी, अगर मैं अपने काम खुद करूंगी तो वो मुझसे मिलने आएंगी ना? हाँ, आएगी। सर, ये संध्या के कॉल रिकॉर्ड। इस कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा है जिससे संध्या अक्सर टच में थी। ये नंबर मोहसिन अली का है सर, जो एक फैशन डिजाइनर है, हाई सोसाइटी वाला है। पिछले 6 महीने से ये दोनों मिल रहे थे सर। बुलाओ इस मोहसिन अली को। सर। सर, संध्या और मैं कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। मैंने तब भी फाइनल एग्जाम्स के बाद उसकी हेल्प की थी, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने में और पेरिस इंटर्नशिप के लिए भी। लेकिन फिर बाद में सुनने में आया कि उसने शादी वादी कर ली, फिर सारे कॉन्टैक्ट्स ही खत्म हो गए, उसने इंडस्ट्री ही छोड़ दी। अभी 1 साल पहले उसने मुझे फिर से कॉन्टैक्ट किया था। मैं तो पहले से ही जानता था कि अमित से शादी करने का तुम्हारा फैसला बहुत ही गलत डिसीजन था, लेकिन उस वक्त तुम मेरी बात कहाँ सुनने वाली थी। छोड़ो ना मौसम, मैं अपना पास्ट तो बदल नहीं सकती, पर वो तो ओल्ड टाइम से। क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? फैशन इंडस्ट्री में वापस आना चाहती हूँ। ओके। और तुमसे अच्छा नेटवर्कर तो मुझे मिल नहीं सकता। मैंने संध्या की एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी से मीटिंग फिक्स करवाई, पर वो आई नहीं। मैंने जब फोन किया तो कहने लगी, सॉरी मौसम, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। वो क्या है, अमित मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है, मुझे कैरेक्टरलेस साबित करके वो अपनी एलिमनी के पैसे बचाना चाहता है। और ऐसे में अगर मैं तुमसे मिली तो मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे और मेरे मिलने पर फिर से कोई नई कहानी गढ़कर उसे कोर्ट में पेश कर दे। अपनी पत्नी की जासूसी कर रहा था? जी सर। मोहसिन, हमें संध्या के हाथ पर ये एक टैटू दिखा जिसमें समीर और रीमा लिखा हुआ था, क्या जानते हो तुम इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ सर, आई हैव नो आइडिया। बस खले। सर मार क्यों रहे हो सर, क्या तरीका है सर ये? यही तरीका है हमारा। अब तू बैठ के आराम से बताएगा या हम अपने तरीके से पूछें? सर मैं बताता हूँ सर। बता। सर, मैं जानता था कि संध्या के अलग अलग लोगों के साथ अफेयर्स रहते हैं, मुझे बस सबूत चाहिए था। और इसीलिए तू येलो लीफ होटल में गया था। येलो लीफ ये कहाँ है सर? तू उल्टे हाथ का खाएगा या सीधे हाथ का?
सर ट्रस्ट नहीं, मुझे तो पता भी नहीं इस नाम का कोई होटल भी है। सर एक मिनट सर, ये अमित के कॉल रिकॉर्ड। मर्डर वाली रात इसकी फ़ोन की लोकेशन येलो लीफ होटल की नहीं थी। एक बात बता, किस पे शक है तेरा? तेरी बीवी का किसके साथ अफेयर था? एक को तो बताऊं सर, हो सकता है संजीव त्रिपाठी हो, जिसकी कंपनी में वो काम करती थी, या फिर वो उसके कॉलेज का यार मोहसिन अली, पुराना आशिक है। इस अमित को जाने दो, इसे हम ज्यादा देर तक डिटेन करके नहीं रख सकते, लेकिन इस पे नजर रखना। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट कभी भी हमारा यही है। और हाँ, संजीव त्रिपाठी और मोहसिन अली दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो उस रात ये येलो लीफ होटल में थे या नहीं। सर देख, ज़्यादा ब्लैकमेल मत कर। मुझे पता चल चुका है कि संध्या मर गई, तो ना ही उसके अफेयर की कोई प्रूफ की ज़रूरत है और ना ही तेरी। समझा? एक पूरी कौड़ी नहीं दूंगा। हेलो, तू साले अपनी बीवी को फंसाने के लिए प्रूफ ढूंढ रहा था ना? इतना प्रूफ बहुत है बेटे तुझे अरेस्ट कराने के लिए। सर, मैंने मोहसिन और संजीव त्रिपाठी दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। हत्या वाली रात मोहसिन येलो लीफ होटल में नहीं था, लेकिन ये त्रिपाठी उस रात वहीं पर था। सर, मैंने इस त्रिपाठी के बारे में पता किया, बहुत बड़ा अय्याश आदमी है, लड़कियां इसकी कमजोरी हैं। संध्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था ये। पाटिल, इस त्रिपाठी को यहाँ बुलवाने से पहले हमें घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज दोबारा से चेक करनी होगी। हो सकता है शायद हमसे कुछ मिस हुआ हो। नानी, बहुत जोर से भूख लग रही है। भूख लग रही है? हाँ। तुम 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना के लाती हूँ, पास्ता। ये यमी पास्ता कौन खाएगा? अनन्या, कम ऑन, ओपन योर माउथ। मम्मा, हमारी अनन्या की फेवरेट डिश पास्ता। देखो 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 कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आ करो आ करो आ करो। ये त्रिपाठी है ना? हाँ सर। टाइम क्या लिखा है? 7 बजे। 7 बजे ये होटल में घुसा है। फॉरवर्ड करो। बाहर आ रहा है, यानी त्रिपाठी 7 बजे होटल में घुसा, 9 बजे बाहर आया। पक्का सबूत है अब हमारे पास। जिस रात संध्या का मर्डर हुआ उस रात ये त्रिपाठी भी होटल में ही मौजूद था। जिस रात संध्या का मर्डर हुआ उस रात तुम भी येलो लीफ होटल में मौजूद थे, इस बात का सबूत है हमारे पास। हाँ, मैं होटल में था, लेकिन संध्या के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। संध्या के मर्डर में तुम्हारा हाथ होने की तो बात ही नहीं की मैंने। लेकिन आपकी बात का मतलब तो वही था। चलो मतलब की बात पे आते हैं। तुम्हारे ऑफिस में सब जानते हैं कि खूबसूरत लड़कियों में कितनी दिलचस्पी है तुम्हारी। संध्या की खूबसूरती पर लट्टू होकर ही उसको नौकरी दी थी ना तुमने? नहीं सर, टैलेंट था, पर्सनैलिटी थी, और वो बेचारी मजबूर थी, इसलिए मैंने उसे काम पर रखा था। सबूत सामने आते ही सही गलत सब पता चल जाता। वैसे उस रात किसका फोन आया था तुम्हें जिससे तुमने लॉबी में बात की थी? मैंने पूछा उस रात किसका फोन आया था तुम्हें जिससे तुमने उस दिन लॉबी में बात की थी? एजेंट का। एजेंट? कैसा एजेंट? एस्कॉर्ट एजेंट। उसने मुझे बताया कि संध्या नाइट्स में अवेलेबल रहती है, तो मैंने सोचा ऐसे ही से मैं वो ऑफर ठुकरा नहीं पाया। उसने मुझे होटल में 8 बजे पहुंचने को बोला था, लेकिन मैं 7 बजे ही पहुंच गया था। और जैसे ही मैंने संध्या को होटल में आते हुए देखा तो मैंने उसे इशारा कर कर अपनी तरफ बुलाया। हाय, आप यहाँ? अरे भाई, तुम्ही ने तो मीटिंग के लिए बुलाया था मुझे। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? देखो सैंडी, एक्टिंग मत करो। मैं तुम्हारी सारी नाइट लाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरी बातें सुनकर गुस्से में वो वहां से चली गई। 1 घंटे बाद उस एजेंट का फोन मुझे आया। उसने मुझे बोला कि टाइम से पहले पहुंचकर तुमने गड़बड़ कर दी है, अब संध्या तुमसे नहीं मिलना चाहती। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने 2-3 पैग लगाए वहां पर और मैं वहां से चला गया। उस एजेंट का नंबर तो होगा ही तुम्हारे पास? हाँ, ये नंबर था उसका।
हमें संध्या के हाथ पर यह टैटू खुदा दिखा था जिस पे समीर और रीमा लिखा हुआ। क्या जानते हो इस बारे में? बस इतना ही जानता हूं कि ये टैटू मैंने भी देखा था, लेकिन संध्या की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं जा सकता हूं? पाटिल, कहीं ऐसा तो नहीं संध्या ने जीने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता अपना लिया हो सकता है सर। अगर ऐसा है तो जिस एजेंट का नंबर इसने दिया है उस एजेंट को जरूर पता होगा, लेकिन अभी उसका नंबर बंद है। एक काम करो, उस एरिया के अपने सारे खबरियों को अलर्ट करो, उनसे यह पता करने को कहो कि क्या वाकई संध्या प्रोस्टिट्यूशन में थी। सर। अनन्या, वहां खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ, दूध पियो। नाने, मम्मी क्यों नहीं आई अभी तक? वो मम्मी, मैं मम्मी के लिए लेटर लिखूंगी तो वो आ जाएंगी। साहब इस एरिया में कम से कम 10 रीमा और 5 संडे है। ये इस धंधे में नहीं साहब, गारंटी है साहब। वो युवती जिसका नाम संध्या था, पर अब भी उसके हाथ पर रीमा नाम के टैटू का रहस्य नहीं खुल पाया था। आखिरी बार उसे जिस होटल में देखा गया था वहां से भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी, और ऐसे में पुलिस के सामने खबर आई कि एक और लाश मिली है विक्रोली के किसी फ्लैट में। सर, ये तो वही आदमी है, येलो लीफ होटल वाला, जिसने हमें सीसीटीवी फुटेज दिया था। सर ये देखिए सर, टोटल 4 कैमरे लगे हैं जिसमें तीसरे माले का कैमरा खराब है। पाटिल, जिस तरह से सामान टूटा फूटा पड़ा है, हालात देख के तो यही लगता है कि इसके हत्यारे से हाथापाई हुई है। एविडेंस कलेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। आप इनके पड़ोस में रहते हैं? जी सर। हितेन यहाँ अकेला रहा करता था? जी। आपने देखा किसी को यहाँ आते जाते? जी नहीं सर। सर, सर संध्या की लाश हमें येलो लीफ होटल के चादर में लिपटी हुई मिली थी। वो मर्डर वाली रात वो उसी होटल में थी, और ये आदमी जिसका मर्डर हुआ है वो भी येलो लीफ होटल में काम करता था। सर, अंदर ये लैपटॉप मिला है। ये लैपटॉप अच्छी तरह से चेक करो और हितेन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। अनन्या, चलो बेटा खाना खाएंगे। नानी, मैंने मम्मा के लिए एक लेटर लिखा है, पढ़ के सुनाऊं? हाँ। डियर मम्मा, तुम चाहती थी ना मैं स्ट्रांग बनूं, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं तुम्हें याद करके भी नहीं रोती हूँ। नानी सही कहती हैं, तुम हो तो मेरे आसपास ही। तुमने भी एक बात कही थी कि गिरो तो रोना नहीं, उठकर खड़ी हो जाना। क्योंकि अगर बहुत आगे जाना है ना तो 2-4 बार तो तुम गिरोगी, पर गिरने से क्या डरना, है ना? एंड वैसे भी गॉड लव्स दोज जो गिरकर भी ना फिर से खड़े हो जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। मम्मा, मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगी। आपकी तरह फेमस डिजाइनर बनूंगी, बहुत फेमस डिजाइनर। बस आप मेरा हाथ पकड़े रहना। सर, हितेन के लैपटॉप में कुछ मिला है, ये देखिए। ये अमित ना सिर्फ उस रात येलो लीफ होटल में था, बल्कि कमरा नंबर 304 में भी गया था। उस रात तो येलो लीफ होटल गया था ना? तूने हितेन और संध्या का मर्डर किया है ना? देख, अब अगर झूठ बोला तो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। फिर झूठ? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं संध्या से सिर्फ छुटकारा चाहता था। बहुत कोशिश की कि मामला सेटल हो जाए, लेकिन वो 1 लाख की एलिमनी से कम मान ही नहीं रही थी। सर मुझे पता था कि संध्या अपने करियर के लिए अलग अलग लोगों से मिलती है। मुझे सिर्फ सबूत चाहिए था जो मैं कोर्ट में पेश कर सकूं कि वो कैरेक्टरलेस है। सब एक बात बता, तू अगर घाटकोपर में था तो तेरे फोन की लोकेशन घाटकोपर की क्यों नहीं दिख रही थी? सर मेरे पास एक और फ़ोन है सर, जिसका नंबर मैंने किसी को भी नहीं दे रखा, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं। मेरे पास किसी का फ़ोन आया था सर। उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो फोटोग्राफ दिलवा सकता है संध्या के किसी और इंसान के साथ बेड में, और सर उसके लिए उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे। किसका फ़ोन आया था? सर ये तो पता नहीं, हर बार किसी नए लैंडलाइन से फ़ोन करता था। सर उस दिन उसी का फ़ोन आया था। सबूत चाहिए तो आज रात 8 बजे होटल एलोलिथ घाटकोपर आ जाना, वो वहाँ किसी से मिलने वाली है। और सुन, पीछे से आना,
और सीधा 3rd फ्लोर पे 304 में आ जाना। और फिर सर मैंने वही किया, होटल के बैक डोर से एंट्री की और सीधा 3rd फ्लोर पे गया। लेकिन सर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं संध्या को नहीं पकड़ पाया, वापस आ गया। फिर सर मुझे किसी का कॉल आया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि उसके पास वीडियो है कि उस रात मैं उसी होटल में था, और फिर रेगुलरली मुझे वो ब्लैकमेल करता रहा। सर हमें जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई उसमें अमित की एंट्री नहीं देखी, लेकिन ये हितेन यादव के लैपटॉप से जो हमें फुटेज मिली उसमें सिर्फ अमित की ही एंट्री थी। सर मैंने उस फुटेज का टाइमलाइन चेक किया, जल्दबाजी में उस फुटेज को एडिट किया गया है। हो सकता है हमें मिसलीड करने के लिए। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं इस अमित को फंसाया जा रहा हो? लेकिन सर ऐसा कर कौन सकता है? समीर। अब सवाल ये उठता है कि ये समीर है कौन? वो संजीव त्रिपाठी ने जो एजेंट का नंबर दिया था उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो नंबर किसी फेक आईडी पे लिया गया था जो भी परमानेंटली बंद है। सर अक्सर ये एजेंट अपने नंबर बदलते रहते हैं। अच्छा सर, ये अमित का क्या करना है? इसे अभी जाने मत दो, ये अभी भी हमारे रडार पे है। इसके दूसरे नंबर्स के भी कॉल डिटेल निकालो। ओके सर। सर हमें बताया गया था कि उस होटल के 3rd फ्लोर का सीसीटीवी बंद था। सर टोटल 4 कैमरे लगे हैं जिसमें तीसरे माले का कैमरा खराब है। लेकिन वो बंद नहीं, चालू था। तभी तो हमें अमित का रूम नंबर 304 में जाने का फुटेज मिला। सर इसका मतलब ये मैनेजर भामला हमसे झूठ बोल रहा था। सर मैंने हितेन यादव की कॉल रिकॉर्ड चेक की, कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन हत्या वाले दिन मैनेजर भामला और हितेन के बीच में बहुत सारी बातें हुई थी, हर 5 मिनट में एक बार। ये मैनेजर सचिन भामला और हितेन यादव शुरू से ही हमसे एविडेंस छिपा रहे थे। उन्होंने जो हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाई उसमें अमित की एंट्री नहीं थी, लेकिन उसी फुटेज से उन्होंने अमित को ब्लैकमेल किया। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं ये सारी प्लानिंग इस मैनेजर सचिन भामला की हो? हितेन यादव ने सचिन भामला को डबल क्रॉस किया हो और भामला ने हितेन को ही रास्ते से हटा दिया हो। सर बैकडोर से एंट्री, तीसरे फ्लोर पे कैमरा बंद, इन सबके पीछे तू ही मास्टरमाइंड है ना? तूने ही हितेन और संध्या का मर्डर किया है ना? देख अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। सर हम लोग कस्टमर, लड़कियां और उनके दलालों को बैकडोर से एंट्री देते थे, और जो कस्टमर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आते थे सर, हम लोग उनकी एंट्री रजिस्टर में नहीं करते थे। सर 3rd फ्लोर उसी के लिए रखा हुआ था। हितेन भी इसमें मेरे साथ शामिल था। हम दोनों अच्छा खासा कमा लेते थे सर। उस रात 7:30 बजे संध्या रूम नंबर 304 में गई थी। उस वक्त उसके साथ कोई नहीं था सर। फिर बाद में अमित 8 बजे उसके रूम में गया था सर, उसी ने संध्या को मारा होगा। उन दोनों के पास कमरा नंबर 304 की चाबी आई कहां से? एक बात तो तय है, उस कमरे में पहले से ही कोई मौजूद था। देख मामला साफ साफ बता दे, किसने संध्या का मर्डर किया और लाश किसने ठिकाने लगाई? नहीं पता सर, हो सकता है कि हितेन ने कोई अलग से डील की होगी। 3rd फ्लोर की सारी फुटेज हितेन अलग फोल्डर में रखता था सर। ये मैनेजर सचिन अभी भी हमें सच नहीं बता रहा है। कोई तो था उस कमरा नंबर 304 में। ये अमित भी तो उस कमरे में गया था और फिर वापस आ गया। हो सकता है इस अमित के हाथों ही संध्या का मर्डर हुआ हो और इसी ने संध्या की लाश को सड़क पर फेंक दिया हो। सर हितेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या करीब रात को 11 बजे गला घोट के की गई। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं ये संध्या और हितेन दोनों का हत्यारा एक ही हो? अमित की कॉल डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर, मर्डर लोकेशन से उसके दोनों फोन की लोकेशन मैच नहीं करती है, और जिस रात हितेन का मर्डर हुआ उस रात अमित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही था। सर हो सकता है इस मर्डर में उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल हो। पाटिल लगता है अब अमित की गर्लफ्रेंड से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि अमित जितना स्मार्ट है हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड उतनी स्मार्ट ना हो। ज्यादा देर तक हमसे सच छुपा नहीं पाएगी वो। नो सर, जिस रात के लिए आप लोग कह रहे हैं किसी का मर्डर हुआ था, उस रात तो अमित मेरे साथ था। वो एक्चुअली मेरा और अमित का उस रात झगड़ा हुआ था। पहले कहते थे डिवोर्स होने तक वेट करो, अब तो वो मर भी गई है, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यार तुम समझती क्यों नहीं? मर्डर हुआ है, जरा सी भी जल्दबाजी। फिर एक और नया बहाना। पता है मुझे तो लगता है तुमने भी ना संध्या के साथ वैसे ही चीट किया होगा। Just shut up यार। You shut up। मैंने ऐसे चली जाती हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। संध्या के नए नए बॉयफ्रेंड्स का रोना रोककर उसने मुझे अपने चक्कर में फंसा लिया। एक बात बताओ, तुम किसी रीमा और समीर को जानती हो? रीमा और समीर?
सर जिस दिन मैं अमित और संध्या का ही सामान रख रही थी सर, मैंने कहीं तो ये दोनों नाम पढ़े थे। पाटिल, किसी प्ले की स्क्रिप्ट लगती है। ये स्क्रिप्ट संध्या की है? हाँ सर, ये सारा सामान संध्या का ही है। मोहसिन, ब्लॉगर, फैशन की दुनिया का मसीहा, तेरा सारा कच्चा चिट्ठा, सारा बायोडेटा, सारी कुंडली है हमारे पास। अब तू ये बता कि हम शुरू कहां से करें? तेरे कॉल रिकॉर्ड से या फिर उन पीसीओ से जहां से तू अमित को फोन किया करता था? सारे पीसीओ वाले पहचानते हैं तुझे। या फिर उस नाटक से जो तूने कॉलेज में कभी खेला था, जिस नाटक की हीरोइन थी संध्या उर्फ रीमा, और तू उस नाटक का हीरो समीर। अब तो खुद बताएगा या हम अपने तरीके से उगलवाएं? मैं मानता हूं सर, मैंने कभी संध्या से प्यार किया था, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। उसने उस वक्त मुझे नहीं अमित को चुना था, किस्सा खत्म। लेकिन वो फिर लौट आई मेरी जिंदगी में, और अभी 1 महीना पहले अपने हाथ में टैटू भी करवा लिया। ये क्या है? समीर रीमा मतलब? मोहसिन, हमारे कॉलेज प्ले के फेवरेट और मोस्ट रोमांटिक कपल समीर एंड रीमा। प्ले का नाम क्या था? फाइनली रीमा मीट समीर। एग्जैक्टली, फाइनली रीमा मीट समीर। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे रिलेशनशिप की तरह कैरेक्टर्स भी परमानेंट कर दूं। उसे लगने लगा था नाटक का वो रोमांटिक पेयर, यानी कि मैं और वो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। वो सच्चाई भूल गई थी कि जिंदगी कितनी आगे बढ़ चुकी है। अरे एक बच्ची है उसकी। तूने संध्या को झांसे में रखा होगा, तभी तो संध्या की उम्मीद जगी होगी ना। खूबसूरत थी वो। मैंने भी सोचा अगर एक रिश्ता यूं ही चलता रहेगा अलग तो ठीक है। और तू संध्या का फिजिकली इस्तेमाल करता रहे। मैं सिर्फ संध्या को सबको समझाने वाला था कि शादी वादी कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सबसे पहले अपनी मम्मी को यहाँ बुला के ले आई मुझसे मिलवाने के लिए। Guess what, मोहसिन, मम्मा यहाँ आ चुकी है और इस वीकेंड पे मम्मा को मैं तुमसे मिलाऊंगी। And I'm very sure मम्मा is going to be so happy. मैं फंस गया था सर, मेरा कोई इरादा नहीं था शादी करने का, लेकिन वो पीछे ही पड़ गई थी। मम्मी से मिलना है, शादी करनी है, घर बसाना है। फिर मैंने भी एक प्लान बनाया उससे अपना पीछा छुड़वाने का। उसने कभी मुझसे शेयर किया था कि ये त्रिपाठी भी ना जब देखो मुझे घूरता रहता है। ये तो पता था अमित अब भी संध्या पर नजर रखता था और उसका पीछा भी करता था। मैंने सोचा संजीव त्रिपाठी और अमित दोनों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने संजीव त्रिपाठी को एक एस्कॉर्ट एजेंट बनके फोन किया और कह दिया कि संध्या रेडी है, एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, तुम्हारी तो लाइफ बन जाएगी, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ मैरिज। या कहाँ आ रहा है? होटल येलो लीफ, रूम नंबर 304 में ठहरा है। एंड बाय द वे मैं भी 8 बजे वहीं मिलने वाला हूँ। ओके? और उधर अमित को भी खेल लिया, उसको बोला कि प्रूफ दूंगा। आखिर प्लान क्या था तेरा? सोचा था वो कमरे में आएगी और मैं किसी बहाने से उसको नींद की गोली दे दूंगा, और फिर संजीव कमरे में आएगा और ऐश कर लेगा। तब अमित अंदर आकर उनकी फोटोज ले लेगा और वो मेरी जिंदगी से आउट, और मुझे दोनों से कैश मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि अमित मुझे देख ले, क्योंकि वो मुझे पहचान जाता, लेकिन सारी गड़बड़ उस संजीव ने कर दी। गधा वक्त से पहले ही पहुंच गया। मैं तुम्हारी सारी नाइट लाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। संध्या बेवकूफ नहीं थी, सब समझ गई। क्यों? हे, कम इन, आओ ना। इसलिए लाए थे मुझे यहाँ पे। क्या हो गया संध्या? आओ ना, बैठकर आराम से बात करते हैं। बात करना माय फुट मोहसिन। तुम एक एस्कॉर्ट एजेंट हो और मैं एक प्रोस्टिट्यूट। देखो संध्या, मेरी बात समझो। मैं क्या समझो? इतनी घटिया तुम कैसे हो सकते हो मोहसिन? संध्या, मुझसे छुटकारा पाना था, मेरे मुंह पे कहते हैं ये शादी का नाटक क्यों, इतना बड़ा धोखा क्यों मोहसिन, क्यों? मेरी बात सुनो। क्या फर्क हुआ? क्या फर्क हुआ तुमने और उस अमित ने? यही सोचते हो तुम मेरे बारे में कि मैं किसी के साथ भी सो लूंगी? ये लगता है तुम्हें? मेरी बात सुनो। मैं रिमेम्बर वन थिंग, कभी माफ नहीं करूंगी।
कभी भी नहीं। अभी की अभी तुम्हारे अगेंस्ट FIR लॉन्च करूंगी। बहुत फेमस हो ना, बहुत फेमस हो ना फैशन इंडस्ट्री में। अब देखो कैसे एक्सपोज करती हूँ मैं तुम्हारे मैसेजेस। पर मेरा नसीब ही खराब था। हितेन यादव ने CCTV में सब कुछ कैप्चर कर लिया और उसके बाद हितेन ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर मैं एक दिन हितेन के घर गया। आइए आइए, हमको मालूम था आप जरूर आएंगे। मार डाला मैंने हितेन को। फिर उसका लैपटॉप देखा, उसके 3rd फ्लोर वाले CCTV कैमरे की फुटेज से मेरा फुटेज डिलीट किया और अमित का वीडियो कॉपी कर लिया और एक फेक आईडी से अमित को ईमेल कर दिया। फिर वो सब ब्लैकमेल करने का नाटक, आप सबको मिसलीड करने के लिए। हमें मिसलीड करते करते तेरी खुद की लाइफ मिसलीड हो गई। नानी, आप रो रहे हो ना? आप तो मम्मी के भी मम्मी हो ना? आपको तो और भी स्ट्रांग होना चाहिए। रो मत नानी। नहीं रोऊंगी बेटा, स्ट्रांग बनूंगी मैं, बहुत स्ट्रांग। एक माँ को सपने देखने की सजा मिल चुकी थी और आज उसकी बेटी अपनी माँ के सपने पूरे करने की चाह रखती है। क्या उस बेटी के बड़े होने तक हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां पर औरतों को सपने देखने की सजा न दी जाती हो? मुश्किल से मैं 10 फीट दूर खड़ी हुई थी। 5-6 बार मैंने उसको रोका भी कि मत करो। और मैम ऐसा नहीं है कि उसने मुझे सुना नहीं है, उसने मेरी बात सुनी, मेरी तरफ देखा भी और उसके बावजूद ये सब। शिखा क्या है ये सब? हाँ, इतनी बदमाशियां करता है कोई? ये सिखाया मैंने तुझे? देखिए ये आज की बात नहीं है, पहले भी 2 से 3 बार इसकी कंप्लेन आ चुकी है और ये लास्ट वार्निंग है। अगली बार मैं इसे सीधा सस्पेंड कर दूंगी। नहीं नहीं, अब माफ कर दीजिए, छोटी बच्ची समझकर। चल। गुड गर्ल, ये ले तेरा चॉकलेट। नानी, मैं ठीक से तो लाती थी ना? हाँ। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 7। क्यों? 10 में 10 कम मिलेंगे? अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए ना तो तुझे और भी नॉटी होना पड़ेगा, समझी? चल। कोई मेंटल प्रॉब्लम है इसे? क्या हुआ? मेरा बेटा जानता तक नहीं है इसे। सर फोड़ दिया उसका। इसके माँ बाप का नंबर दीजिए आप मुझे। छोटी बच्ची है, अब क्या करूं मैं? ए लड़की, अगर तू मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना तो सीधा पुलिस में शिकायत करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं।
आज तूने 10 में से 9 नंबर वाला काम किया है। पर नानी 10 में से 10 कब मिलेंगे? शिखा, अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, तू किसकी शैतान बच्ची है? नानी की। नानी, हाँ? आज तो अपन मौसी के घर जा रहे हैं ना, वहाँ भी शैतानी? हाँ, तो आज तो सबसे ज्यादा शैतानी। 10 में से 10 मार्क्स चाहिए ना? अरे माँ, लेट हो गया, अंदर नहीं आओगी? नहीं, मैं जा रही हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद मुझे फोन कर देना। अरे माँ, यहाँ तक आके बाहर ही रुकोगी? मैं बाहर क्यों रुकूंगी? मैं मिसेस जैन के पास जा रही हूँ। अरे क्या माँ, आप भी वही बातें लेके बैठी है? लोग क्या सोचेंगे कि बगल में बेटी का घर होके अब पड़ोसी के घर में बैठोगी? माँ, आज राघव का बर्थडे है, उसे भी तो नानी को मिलना है। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। मेरी इज्जत कहाँ है कहाँ नहीं अच्छी तरह समझती हूँ मैं। चलो भैया। अरे माँ, अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए ना तो तुझे और भी नॉटी होना पड़ेगा। मामा, पापा, जल्दी आओ, देखो शिखा ने क्या कर दिया, मेरा पूरा केक बिगाड़ दिया। क्या हुआ राघव? शिखा, क्या किया तूने ये? शिखा, अरे सब खराब कर दिया इसने। मेरी मती मारी गई थी, जो बुलाए इसको। बच्ची है वो धृति, अगर तुम ख्याल रखती तो ये सब नहीं होता। मुझे जिम्मेदारी सिखा रही आप? मुझे? पहले इसे तमीज सिखाओ। इसकी माँ ने इसे तेरे सर मड़कर वहाँ मिरट में मजे कर रही है, और इसका वो नाकारा निठल्ला बाप चाट रहा होगा बीवी के तलवे। बहुत हुआ धृति, क्षितिजा और रणधीर पर उंगली उठाने से पहले आईना देखा होता। इतना मर मर के तुम दोनों को बड़ा किया, बदले में क्या मिला मुझे? हाँ, जब माँ को संभालने की बारी आई तब चलती बनी ना तू। अगर क्षितिजा और रणधीर नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्यों नहीं रखेंगे? मुफ्त के बच्चे को संभालने वाली नौकरानी जो मिल गई। चल शिखा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अक्सर बच्चे बड़ों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शरारत करते हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब कोई बड़ा बच्चों को शैतानी करने के लिए प्रोत्साहित करे। पर इसके साथ जो जोखिम जुड़े हुए थे, क्या वो उनसे अवगत थी? शिखा, शिखा, तुमने शिखा को देखा क्या? मीना, मीना, तुमने शिखा को देखा क्या? नहीं, क्या हुआ गरिमा जी? शिखा मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही? कहाँ चली गई? कहीं खो गई। भगवान। शिखा, वक्त क्या हो रहा था उसने? दोपहर के 2-2:30 बज रहे होंगे। 2:30? और अब रिपोर्ट लिखवाने अभी आ रहा है? सर, एक्चुअली इनकी गलती नहीं है। मैंने ही मना किया था। मुझे लगा हम दोनों साथ में पुलिस स्टेशन आएंगे। जैसे ही मैं मेरठ से वापस आया, हम आपके पास आ गए। घर में कुछ प्रॉब्लम थी? बच्ची किसी चीज से परेशान हो? वो चाहती थी कि उसके माँ बाप लौट आए। मैंने इन्हें फोन करके कई बार आने को भी कहा था। क्षितिजा, मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन करे तो क्या करे बता? मैंने पहले भी तुम दोनों से कहा था ना कि बच्ची को अपने से दूर मत करो। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी समझो ना, मेरी नौकरी है यार, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती माँ। जब से तुम्हें मेरठ में नौकरी मिली है तब से तुम अपनी बेटी को भूल गई हो। माँ, आप जरा संभाल लो वहाँ पे, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। और आपको ये सब पता था कि बच्ची के साथ ये सब हो रहा है? मम्मी जी ने हमें बताया था, लेकिन हमने ये बात कभी सीरियसली ली नहीं। सीरियस लेते तो शायद ये सब नहीं होता। वैसे शिखा की माँ कहाँ है? उसके ऑफिस में कुछ काम था, वो रास्ते में है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर, ये रहा बच्ची का फोटो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची माँ बाप का अटेंशन पाने के लिए घर से निकली हो और फिर कहीं दूर जाकर रास्ता भटक गई हो? नीरज, ये भी हो सकता है कि ये बच्ची किसी गलत हाथों में पड़ गई। इससे पहले कि ये बच्ची ज्यादा दूर जाए, मैं जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा।
सकता है कि बच्ची ने मेरठ की तरफ जाने की सोची हो। एक काम करो, मेरठ की तरफ जाने वाली जितनी भी बसें, ट्रेन वगैरह है, सबको स्कैन करो। स्पेशली ये जो टोल नाकों का सीसीटीवी फुटेज होता है वो चेक करो। और एक काम करो, ये फोटो मेरठ के थानों में और रेलवे पुलिस फोर्स में भी भिजवा दो। ओके। अरे चित्तू, तुम कब आई? मैं मंदिर गई थी। शिखा के जल्दी लौटने के लिए हमने प्रार्थना की। ये ले। बस कर माँ, बस कर ये तेरा नाटक। मेरी बच्ची को तो संभाल नहीं पाई और ये भी शिखा वापस आने वाली है। वापस आ जाएगी मेरी बच्ची। क्या बोल रही हो तुम? जानती है क्या हुआ है? जानती है तू? मेरी 7 साल की बच्ची गायब है। पता नहीं किस हाल में क्या कर रही है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से माँ। बस। माँ को बुरा भला कहने से क्या मिल जाएगा? इनकी गलती थोड़ी है, गलती हमारी थी। हमने इनकी बात सीरियसली नहीं ली। हमें थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। भाग गई होगी सर कहीं। बड़ी शैतान बच्ची है, आए दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा। उस दिन तो उसने बगल वाले बच्चे का सिर ही फोड़ दिया। घर में कुछ प्रॉब्लम थी उनके? सर ज्यादा तो कुछ मुझे मालूम नहीं, पर इनके आपस में या पड़ोसियों से किसी से कुछ जमती नहीं थी। उनकी बड़ी बेटी कहीं दूर रहती थी, माँ बेटी के साथ शायद रिश्ता अच्छा नहीं था। सर मैं उसकी क्लास टीचर हूँ। कुछ टाइम से काफी अग्रेसिव हो गई थी वो। सर, जिस दिन शिखा गायब हुई, आसपास रहने वाले लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। लेकिन सर पूछताछ से उसके बारे में एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सर, माँ बाप और नानी के हिसाब से बच्ची का नेचर काफी ठीक था, लेकिन पड़ोसियों और स्कूल वालों के हिसाब से उसका नेचर काफी अजीब था। सर, वो कभी किसी की खिड़की का शीशा तोड़ देती थी, कभी किसी की साइकिल तोड़ देती थी, यहाँ तक कि स्कूल में उसने फिश टैंक भी फोड़ दिया था। क्या? सर, शिखा की मौसी धृति गोयल, क्षितिजा अग्रवाल की बड़ी बहन। फैमिली मैटर उनका भी खराब है, आपस में बनती नहीं है। प्रॉपर्टी का चेक? नहीं सर, कुछ पर्सनल रीजन। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान मिले? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब या तो लड़की अपनी मर्जी से घर से बाहर गई है या फिर किसी जान पहचान वाले के साथ। सर, एक बच्ची की लाश मिली है। शिखा अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, बच्ची की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। बच्ची के मुंह में कपड़े के ट्रेसेस भी मिले हैं। सर, हो सकता है कि उसे कपड़े से उसका दम घोटा गया। सर, इसके अलावा नो सेक्सुअल असॉल्ट। नीरज, बच्ची के पास ना तो पैसे थे ना मोबाइल फोन जो कोई चोरी या लूट के इरादे से उसे मार, ना ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट। पक्का ये मर्डर किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा है। फैमिली को पूछताछ के लिए फिर से बुलाओ, वो लोग हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे। ओके सर। हमसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है भला? शिखा हाल ही में काफी शरारती हो गई, जानते हैं? सर, बच्चे तो नादानी में शैतानी करते ही हैं। मैंने इन्हें बार बार बोला था। मैं अब भी कह रही हूँ, तुम दोनों वापस आ जाओ। काम जरूरी है, लेकिन अपने बेटे के बचपन के सुनहरे दिनों को अनदेखा मत करो। माँ, आप जरा संभाल लो वहाँ पे। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ। मैं मानता हूँ कि शिखा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन इस वजह से कोई उसे। आपकी वाइफ क्षितिजा कहाँ है? सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे रेस्ट कर रही है। जा सकते हैं। सर, पूछताछ से ऐसे 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जिसके पास शिखा को मारने का स्ट्रांग मोटिव हो सकता है। सर, धृति, शिखा की मासी, जिससे गरिमा की शिखा की वजह से झगड़ा हुआ था। धृति का पति शेखर। शिखा, अगर तू मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना तो सीधा पुलिस में शिकायत करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं।
लेकिन सर, एक बर्थडे पार्टी खराब होने पर हम लोग थोड़ी ना किसी की जान ले लेंगे, वो भी एक बच्चे की। सर भांजी है वो मेरी। हम उस बर्थडे पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम उस तमाशे की बात कर रहे हैं जो पार्टी के बाद हुई। आए हुए सारे दोस्तों और मेहमानों के सामने तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाटा मारा। माँ! मुझे मेरे माँ ने चाटा मारा था, किसी अजनबी ने नहीं। वैसे भी माँ के हाथों बेइज्जत होने की अब आदत हो चुकी है, यही तो करती आई है वो शादी से लेके अब तक। सर मैं पागल नहीं हूँ सर, और ना ही मर्डरर जो एक छोटी बच्ची का जान लेगा। उस लड़की ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी सर। बेसिक ABCD बोलना भूल गया है वो सर, जो कल तक कहानियां लिखा करता था, मोटी मोटी किताबें पढ़ा करता था सर। और जब मुझे ये पता चला कि सब नतीजा उस सर पर लगी हुई चोट की वजह से है, मैं गया था, चाहता था कि उनका घर जला दूं सर। कहाँ है वो? निकालो उसे बाहर, मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके रख दी। शिखा लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ साहब, वो आए थे, लेकिन जब मैंने उन्हें शिखा के लापता होने की बात बताई वो चले गए। एक बात बताइए, जब आप शिखा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी तब, और बाद में जब पता चला कि शिखा का मर्डर हो गया है और हम आपसे दोबारा मिले तब, दोनों दफे आपने इन घटनाओं का जिक्र तक नहीं किया। और ये लास्ट वार्निंग है, अगली बार मैं इसे सीधा सस्पेंड कर दूंगी। अगर तू मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना तो सीधा पुलिस में शिकायत करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी दवाई भी घर पे रह गई। मैं जाऊं साहब प्लीज? जाइए। नीरज जी खुद भी तो फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है, बड़ी बेटी ने अपने पास रखा नहीं। माँ, जब माँ को संभालने की बारी आई तब चलती बनी ना तू। और छोटी ने रखा तो अपनी बच्ची की देखभाल के लिए। मैं अब भी कह रही हूँ, तुम दोनों वापस आ जाओ। माँ आप जरा संभाल लो वहाँ पे, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मोबाइल फोन रखती है अपने पास? हाँ सर, लेकिन वो हमेशा घर में रहता है, उसी पे सारे कॉल्स आते हैं। उसके कॉल रिकॉर्ड निकलते हैं, देखते हैं किस किस के टच में। जी अब कैसी तबीयत है आपकी? चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार छोड़ दिया। क्या आपको कभी लगा नहीं कि ध्रुति, श्रीखर या विजेंद्र या इन जैसा कोई कभी शिखा को नुकसान पहुंचा सकता है? कभी कहा नहीं आपने इस बारे में? क्या हुआ, ये सवाल सुनते ही आपको टेंशन आने लग गया या फिर से तबीयत खराब हो रही? हाँ, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से शिखा गायब हुई है। हाँ? ये क्या बोल रही है तू? एक मिनट, बोलिए। शिखा कभी भी शरारती नहीं थी, बहुत सयानी और शांत लड़की थी वो। मैंने उसे कहा था बदमाशियां करने के लिए। 10 में 10 कम मिलेंगे। अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए ना तो तुझे और भी नॉटी होना पड़ेगा। मैंने उसे कहा आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को इतना तंग करो कि बहुत सारी शिकायतें आ जाए, स्कूल में प्रॉब्लम हो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि शिखा अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी। रोज कहती थी वो कि मेरे माँ बाप कब आएंगे। कितनी बार कहा मैंने तुम लोगों से, लेकिन एक नहीं मानी ना तुमने। इसलिए फिर मैंने ही सोचा कि अगर बहुत सारी शिकायतें आएंगी तो ये लोग लौट कर वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शिकायत चली जाएगी। पागल हो गई है माँ? क्या हो क्या गया तुझे? अकल नहीं है तुझे? ये कोई सलूशन होता है? और तेरी वजह से मेरी बच्ची, मेरी 7 साल की बच्ची चली गई। मेरी बच्ची के बजाय तू क्यों नहीं चली गई? नफरत करती हूँ मैं तुझसे, मैं नफरत करती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। जिस दिन शिखा गायब हुई उस दिन क्या हुआ था जरा ठीक से बताइए। शिखा दोपहर में स्कूल से लौटी, उसने खाना खाया और यहाँ पे टीवी देख रही थी। तभी नटवर भाई साहब आए, मेरे जेठ। देखो चुपचाप घर खाली करो। मैंने कहा ना नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। ज्यादा चबर चबर नहीं है, क्यों? बोला वैसे करो। अग्रीमेंट है हमारा, कैसे करूंगी? देखो मैं सब सामान बाहर उठाकर फेंक दूंगा। फेंक करते देखो, मैं देखती हूँ फिर। मुझे बाहर एक जरूरी काम था, इसलिए मैंने शिखा को सिर्फ आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ा और मैं बाहर चली गई। जब मैं लौट कर आई तब
वो यहाँ नहीं थी। बाहर मतलब कहाँ गई थी आप? वो यहाँ मेरी सहेली रहती है, मिसेस शुक्ला, उसकी बहू आई है कनाडा से, बस उसे मिलने के लिए गई थी मैं। सर ये गरिमा अजीब औरत है, इसी की वजह से शिखा अचानक इतनी शरारती हो गई और उसे घर छोड़ के जाना पड़ा। नीरज, चाहे शिखा अपनी मर्जी से घर से गई हो या कोई उसे लेके गया, जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है, निजी दुश्मनी के एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये गरिमा का जेट नेटवर्क काफी दिनों से उन्हें बाहर निकलवाना चाहता। हो सकता है कि उसने गुस्से में आके शिखा को मार दिया हो सकता है सर, क्योंकि शिखा के बिना उन दोनों का यहाँ रहने का कोई तुक नहीं बनता। क्षितिजा की नौकरी भी मेरठ में है और ऋषभ भी वहीं कहीं आसपास नौकरी ढूंढ रहा है। गरिमा ने कहा था कि वो आधा घंटा अपने दोस्त के घर गई। यहाँ मेरी सहेली रहती है मिसेस शुक्ला, उसकी बहू आई है कनाडा से, बस उसे मिलने के लिए गई थी मैं। जरा वेरीफाई करो और इस नेटवर्क का बैकग्राउंड भी चेक करो, देखना पड़ेगा उसका मोटिव कितना सॉलिड। ओके सर। देखिए, डिप्रेशन हावी हो रहा है उनपे। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, आप देख ली कि वो टाइम पे टाइम लेते रहे। आप उनसे बात कीजिए, किसी भी तरह उनको बिजी रखिए, उनके मन को प्रसन्न कीजिए, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। रणधीर बेटा, अब क्षितिजा के ऑफिस से फोन है। हेलो। अब मैडम एक्चुअली इस टाइम वो हालत में नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि हमारी बेटी क्या हुआ? क्षितिजा को जॉब से निकाल दिया। सर मैंने नेटवर्क का बैकग्राउंड चेक किया है सर, इसके पास शिखा को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव हो सकता है, क्योंकि गरिमा और उसका परिवार पिछले 20 सालों से पगड़ी सिस्टम पर इसके घर पर रह रहा है। सर वो जहां हर महीने के लाखों रुपए कमा सकता है, उसे केवल 500 से 600 रुपए मिल रहे हैं, और सर इसी वजह से वो काफी गरीबी में है। रणधीर और क्षितिजा के मेरठ जाते ही इसे लगा होगा कि बड़ी आसानी से घर खाली करवा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिखा के स्कूल के चलते शिखा और गरिमा यही रह गए। अगर शिखा ना होती तो आपको घर अपना वापस मिल गया होता। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया शिखा को, बच्ची है वो, मेरी भी तो नवासी हुई ना, और फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है साहब। नटवर साहब ड्रामा बंद करो, ठीक से बताओ क्या हुआ था उस दिन। उस दिन मैं गरिमा से मिलने गया था, बात करने गया था, अचानक वो मुझ पर बरस पड़ी, चीखने चिल्लाने लगी, तो मैं वहां से निकल गया। तमाशा करने थोड़ी गया था साहब, बात करने गया था। बात करने गया था, लेकिन तुम्हारे फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से तुम 2 घंटे तक उस एरिया में भटक रहे थे। कर क्या रहे थे वहां पे? मौके का इंतजार, कब गरिमा का ध्यान हटे और कब ये शिखा को दबोच ले। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं उसी मोहल्ले में बड़ा हुआ हूँ, मेरे सारे दोस्त वही रहते हैं, चाहे तो आप तसल्ली कर लो साहब। उस दिन में मैं वही था, 1-2 दोस्तों से बात की, बस फिर घर चला गया। ठीक है सर, जिस दिन शिखा का मर्डर हुआ ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से वहां नहीं थी नीरज, लेकिन जिस दिन शिखा लापता हुई ये वहीं था। इसका मतलब है कि इसने शिखा को एब्डक्ट किया और फिर मर्डर किसी और से कर। हो सकता है सर। सर मैं आसपास पूछताछ करता हूँ कि सच बोल रहा है फिर झूठ। जरा इस पे नजर भी रखो। ओके सर। यार कोई भी जॉब चलेगी, मैं करने को तैयार हूँ। हाँ यार प्लीज तो सिचुएशन समझ यार, हालत बहुत खराब है, घर में बिल्कुल पैसा नहीं है। थैंक यू यार, थैंक यू। सर, एक आदमी आया है, कह रहा है उसने शिखा को देखा था, उसके साथ एक औरत भी थी। लेके आओ उसे। ओके सर। ओए सर कुछ पूछ रहे हैं, बता। वो लड़की ना, अच्छा ये लड़की थी, इसी को देखा सर मैंने। इसके साथ जो औरत थी वो कैसे दिखती? ऐसे याद नहीं आएगा सर, पर हाँ एक बार देखूंगा ना तो पहचान लूंगा। नीरज इधर आ, इनमें से कोई है? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं है साहब। उसकी शक्ल या हुलिया याद है? अगर वो बताओगे तो उसकी तस्वीर हम बनवा लेंगे। साहब सामने से दिखेगी ना तो फट से पहचान लूंगा। ठीक है, जाओ। ठीक।
जिस तरह एक छोटा सा पत्थर पानी की शांत और निर्विघ्न स्थिति को भस्म कर देता है, उसी तरह से शिखा की मौत ने उसके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। और कौन था यह आदमी जो शिखा के साथ एक अपरिचित महिला को देखने का दावा कर रहा था? क्या उसकी बात में कोई सच्चाई थी? और अगर हां, तो कौन थी ये रहस्यमय महिला? शक के घेरे में कई लोग थे, लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत एक भी नहीं। इस केस की छानबीन आगे चलकर क्या रुख लेगी, यह अब पुलिस के लिए भी कहना मुश्किल था। वो बहुत डिप्रेशन में थी सर, उसका इलाज भी चल रहा था। इसी डिप्रेशन की वजह से उसकी जॉब भी चली। जो भी है, इम्प्रूवमेंट तो हुई थी जब से मैंने वहां आकर मिलना शुरू किया तब से। तुम कह रहे हो कि डिप्रेशन में थी, तुम कह रही हो इम्प्रूवमेंट थी। सर फिर धृति से ही होगी। सर 1 हफ्ते पहले ही मेरी नौकरी लगी है और मैं मेरठ में ही था। क्योंकि मेरठ जाने के बाद से मेरी उससे ज्यादा बात नहीं होती थी। मैं जब भी फोन करता था या तो वो सो रही होती थी या उसका बात करने का मूड नहीं होता। कभी जिक्र किया उसने सुसाइड का, मरने का या ऐसा कुछ? कल रात उसने मुझे अचानक अपने कमरे में बुला लिया और उसने मुझे सॉरी बोला। सॉरी? लेकिन सॉरी क्यों? नहीं पता, फिर पलट कर सो गई। मेरे भी समझ में नहीं आई ये बात। पुलिस शिखा मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह जुट गई थी और तभी क्षितिजा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये केस जो एक बच्ची की गुमशुदगी से शुरू हुआ था, अब एक मर्डर या शायद सुसाइड केस में बदल चुका था। आखिर किसने मासूम शिखा को मारा था और क्या क्षितिजा की सुसाइड के पीछे कोई साजिश थी? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से क्षितिजा के गले पर और हाथों पर रस्सी के निशान और बॉडी पर भी बहुत सारे स्ट्रगल के निशान है। लेकिन जो निशान उसके हाथों पर है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस में है। कोई उसका गला घोट रहा था और बचने की कोशिश कर रही है। किसके पास हो सकता है क्षितिजा को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव? क्षितिजा के रिसेंट फोन रिकॉर्ड्स हैं? नहीं सर, दिल्ली आने के 2 दिन बाद तक के ही मंगवाए थे। उसके मरने तक के सारे फोन रिकॉर्ड्स मंगवा लो और मेरठ जाके पर्सनली पूछताछ। ओके सर। सर आपको किसी पर शक है? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। रणधीर, गरिमा और ध्रुति तीनों ने एक झटके में मान लिया कि क्षितिजा ने सुसाइड किया है। कुछ तो है जो ये लोग छुपा रहे हैं। यस सर। सर ध्रुति ये अचानक क्षितिजा से मिलने लगी और सर रणधीर, इसकी जॉब भी लग गई, वो भी मेरठ में। और ये सब क्षितिजा की मौत के जस्ट पहले हुआ। इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन निकलवाओ, वरना ये रणधीर और क्षितिजा के मेरठ वाले घर का सर्च वारंट लेके जाओ। ओके सर। नीलेश, सभी जगह देखो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। रणधीर अग्रवाल, जानते हो ये क्या है? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और तुम्हारे मोबाइल लोकेशन की हिस्ट्री। तो जिससे तुमने बात की है, जहां जहां तुम गए हो, वो सब इसमें रिकॉर्डेड। अब जो कुछ भी मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब दो। आया समझ? जी सर। जब क्षितिजा की लाश मिली तब तुम कहां थे? मैं मेरठ में था सर। मेरठ में तुम्हें होना चाहिए, दिल्ली में थे तुम। क्या कर रहे? क्षितिजा का मर्डर? मर्डर? आदमी तो घर पे ही रहता था सर। बीबी जाती थी कहीं काम करने के लिए। आदमी अच्छा था सर, अच्छे से बात भी करता था, पर बीबी थोड़ी नकचड़ी थी। मैं दिल्ली में ही था सर। एक्चुअली उसी दिन मैं मेरठ से दिल्ली के लिए निकला था। रास्ते में यही सोच रहा था, घर जाऊंगा वही सब शुरू हो जाए। क्षितिजा का मुझे कोसना, मेरी शिखा की यादें और मम्मी जी का नया ड्रामा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगा। सर मैं तंग आ गया था इन सबसे। सर मैं कुछ समय अकेला बैठना चाहता था, इसलिए मैं पार्क में चला गया और वहां कब नींद लग गई मुझे नहीं पता। मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए जितने भी कॉल्स आए मुझे पता ही नहीं लगा। जब नींद खुली तो मैंने ध्रुति का मैसेज देखा और क्षितिजा के बारे में पता चला। साबित कर सकता है? हाँ नीरज, देख तेरे डाइवोर्स पेपर, इसमें तेरे सिग्नेचर हैं लेकिन क्षितिजा के नहीं। क्यों? क्या चल क्या रहा? तुझे डिवोर्स चाहिए था, क्षितिजा को नहीं चाहिए था। पहले बेटी को मार दिया और फिर बीवी को।
अफेयर चल रहा था? नहीं सर, मेरा कोई अफेयर वगैरह नहीं चल रहा। हाँ ये सच है, मुझे डिवोर्स चाहिए था। मेरी और क्षितिजा की लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी सर। उसे इस बात का घमंड हो गया था कि पैसे वही कमा रही है, घर वही चला रही है। तुम बस चाय पीते रहो यहाँ, बाकी सब काम मैं करती हूँ। ऑफिस में मैं जाती हूँ, घर का काम मैं करती हूँ, तुम यहाँ बैठे रहो बस। अरे कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ नौकरी का? यार ट्राइंग। मैं कौन सा खाली बैठा हूँ यहाँ पे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ना। देखो तुम एक बात समझो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए मेरे साथ। मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती मेरे बच्चे के बिना। मैं तंग आ गया था सर, लेकिन मैंने आपको पहले ये बात इसलिए नहीं बताई, मुझे लगा आप मुझ पर शक करेंगे। लेकिन सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया है। तेरे और तेरी सास के बीच में काफी बातें होती थी, दिन में 15 से 18 बार, क्षितिजा के मरने से पहले भी, क्षितिजा के मरने के बाद भी। सर मैंने बताया ना आपको, उनकी बातें रुकती ही नहीं थी। कभी क्षितिजा का हाल बताने के लिए मुझे फ़ोन करती रहती थी, कभी मुझसे मेरा हाल पूछने के लिए फ़ोन करती रहती थी। वो तो ये चाहती थी कि मैं उनको अपने साथ मेरठ लेके चला जाऊं, लेकिन उनकी रोज की झिकझिक मैं नहीं झेल सकता था सर। सर रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी लोकेशन पार की है, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि चालाकी कर रहा हो। शायद किसी और के हाथों फोन पार्क में भिजवाया हो, या फिर किसी और के हाथों क्षितिजा का मर्डर करवाया हो। सर मोटिव तो है इसके पास। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड में भी तो कोई अजीब चीज नहीं मिल रही है ना। ना ही ऐसा कोई कांटेक्ट जिस पे शक किया जा सके, ना ही ऐसा कोई जिसका कोई पुराना पुलिस का रिकॉर्ड। सर क्षितिजा अग्रवाल के लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स हमने हर नंबर वेरीफाई किया सर। एक राय ओल्ड एज होम, क्षितिजा इस ओल्ड एज होम के साथ कांटेक्ट में थी। गरिमा की? नीरज मुझे शक है कि कहीं गरिमा नहीं तो क्षितिजा को नहीं मारा, क्योंकि क्षितिजा के लिए इतना सब कुछ करने के बाद जब वो उसे ओल्ड एज होम भेज रही थी तो ये जानकर गरिमा को गुस्सा जरूर आया। जब क्षितिजा का मर्डर हुआ तो गरिमा कहाँ? सर धृति के बयान के मुताबिक गरिमा मंदिर में थी, और धृति ने ही गरिमा को मंदिर से पिक किया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रणधीर और गरिमा आपस में मिले हों और इन दोनों ने ही मिलकर क्षितिजा को मारा? गरिमा को लेकर? ओके सर। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं मेरी बेटी को इस तरह, वो भी इस उम्र में? हो सकता है आपकी किसी ने मदद की हो। रणधीर आपका दामाद, काफी बातें होती थी आपकी उसके साथ, नहीं? साहब रणधीर पर शक करना तो और भी गलत है। वो था इसलिए उसने साथ दिया, कोई और होता ना तो क्षितिजा को कब का छोड़ चुका होता। क्षितिजा को बहुत घमंड था अपनी नौकरी का। माना कि रणधीर के पास नौकरी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है वो, किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं कर सकता। रही बात मेरी, मैं वैसे ही शिखा की मौत की जिम्मेदार मानती हूँ अपने आप को, और मैं क्यों मारूंगी अपनी बेटी को? क्योंकि उसके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद वो आपको ओल्ड एज होम भेजना चाहती थी। ओल्ड एज होम? हाँ, हमें वहां से एक स्लिप मिली है जिस पर आपके दस्तखत थे। हाँ ये दस्तखत तो मेरे ही है, लेकिन क्षितिजा ने मुझे बताया था कि ये शिखा की मौत से लेकर कुछ पेपर है। ये आपने, मतलब पुलिस वालों ने मेरी दस्तखत मांगी थी, क्योंकि शिखा को देखने वाली आखिरी इंसान मैं थी। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता तो माँ मुझे पहले आके बताती। ऐसी बातें माँ कभी अपने तक सीमित ही नहीं रखती। और क्षितिजा माँ को बिना बताए ओल्ड एज होम में डालने वाली थी। ठीक है, उससे बोलो नजर रखें, हम लोग आ रहे हैं। ओके। कुछ भी और याद है तो तुरंत हमें बताना, और शहर से बाहर मत जाना। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। सर जैसा आपने कहा, मैं गरिमा पर नजर रख रहा था तो अचानक नटवर को आते देखा, और उसके साथ 2 आदमी भी थे। कमाल है, पहले तो गरिमा नटवर को अपने घर के आसपास भी फटकने नहीं देती। अब अचानक चाहता है कि हम इस घर से चले जाएं, और चाहकर भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है इस घर का। अचानक क्या? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गरिमा को डराने के लिए नटवर ने ही क्षितिजा और शिखा का खून किया, और सर ऐसा हो सकता है कि बिल्डर ने ये सब करने में उसकी मदद की हो। कल गरिमा के घर के बाहर किस बात के पैसे मिले थे तुझे? अब वो गरिमा के नहीं, मेरे घर के बाहर। वो मेरा घर है साहब, और वो मैं बेच रहा हूँ बिल्डर को
अब मेरा घर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। मैंने गरिमा को भी मना लिया है। अच्छा, कैसे मना लिया? क्योंकि इतनी आसानी से तो वो जाएगी नहीं, और जबरदस्ती तू उसे निकाल नहीं सकता, डरा धमका के मनाया। ये हाथों पे निशान कैसे? वो साहब सामान उठा रहा था ना, उसके निशान आ गए। नीरज सर, इस निशान की जांच करवाओ अभी के अभी। चलिए चलिए। सर, फॉरेंसिक टीम का फोन आया था। नटवर के हाथ में जो रस्सी का निशान है वो ठीक वैसे ही रस्सी का निशान है जिससे क्षितिजा का गला घोटा गया था। नटवर को लॉकअप में ले आओ। साहब मारो मत, साहब मारो मत। बताता हूँ मैंने मारा है उससे। क्षितिजा का खून मैंने किया है। ये सब उसी के निशान है। लेकिन साहब मैंने ये किसी और के कहने पे किया है। किसके कहने पे? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए भाई साहब। क्षितिजा को मारने में मेरी मदद कीजिए। अपनी ही बेटी को मरवाना चाहती हो? पर क्यों? क्योंकि उसने मेरी शिखा को मारा है। बदला लेना चाहती हूँ मैं। बस एक बार काम हो जाए फिर घर आपका। कुछ भी करिए घर के साथ, मैं नहीं रुकूंगी। झूठ बोल रहा है वो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो हमें फंसाने के लिए ऐसे बोल रहा है। मैं बताती हूँ आपको सच क्या हुआ है। एक एक कर तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। चुपचाप घर खाली कर और निकल ले। तेरी नातिन को तो पहले ही मार चुका हूं मैं, अब तेरी बेटी को मारूंगा और उसके बाद तुझे। हम लोग शिखा को पहले ही खो चुके थे। मैं वो घर वापस देना चाहती थी, इसलिए उस दिन मैं नटवर के पास गई उसे ये बताने के लिए हमें वो घर नहीं चाहिए बस। लेकिन नटवर वहां नहीं था। मैंने बहुत देर तक उसका इंतजार किया। फिर मैं मंदिर चली गई कीर्तन के लिए। वहां धृति आई थी। फिर हम घर गए तो क्षितिजा को पंख। ठीक है, आप जा सकती हैं। तुम कब आए और फोन क्यों नहीं किया? आपको पुलिस ने बुलाया था, फोन आया था मुझे उनका। किसी ओल्ड एज होम के बारे में पूछ रहे थे। आप जानती थी इसके बारे में? क्या इसी गुस्से की वजह से आपने क्षितिजा को मरवाया? ये बस पास में है, आगे आगे सर। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। पहले शिखा चली गई, उसके बाद क्षितिजा चली गई। बड़ी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उसने फिर से मुझसे बात करना बंद कर दिया। तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। अगर तुम भी मुझे ठुकराओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से मैं ऐसी बात अपने दिमाग में भी नहीं आने दूंगा। हाँ साहब, यही औरत थी। इसी को देखा मैंने उस लड़की के साथ। आप मुझे क्यों यहाँ ले जा रही हो? पहचानती हो ना इसे? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सच सच बताओ, चक्कर क्या है? मैंने शिखा को रति के पास रखा था और सबको बता दिया कि वो गुम हो गई है। रति के बाद शिखा को छोड़ के जाने के बाद तुम शिखा से दोबारा कभी नहीं मिली? नहीं सर। अजीब बात है, जब तुम शिखा से मिली ही नहीं तो फिर उसका इनहेलर कैसे आया तुम्हारे पास? वो मैं कभी कभी रखती थी मेरे बैग में। हाँ। अच्छा, तुम्हारे रुमाल पर लगा शिखा का खून, उसकी लार, वो सब कहां से आया? नानी, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? बेटा ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम जल्दी घर पहुंचेंगे, समझी? अच्छा तुझे याद है ना मैंने क्या सिखाया? क्या बोलना है घर में जाकर? मैं बहुत चली, उसके बाद पता नहीं कहाँ पहुँच गई। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, एक मिनट। तभी मुझे एक बात सूझी। शिखा से छुटकारा पाने का यही एक अच्छा मौका है। मुझे लगा था वो टॉमिक अटैक से मर जाएगी, लेकिन वो कोशिश की जा रही थी। नवासी को, फिर बेटी को,
नटवर सच बोल रहा था ना? तुमने और उसने मिलके क्षितिजा को मार दी है ना? क्यों? उस ओल्ड एज होम की वजह से, या फिर क्षितिजा को पता चल गया था कि तुमने शिखा को मारा? रणधीर की वजह से। रणधीर की वजह से? वो फिक्र करता था मेरी, इज्जत करता था मेरी। वो एक ही तो था जिसका ख्याल रखती थी मैं। अच्छा लगता था मुझे। वो दामाद नहीं, बेटा था मेरा। एक ऐसा बेटा जिसे अपनी माँ की कदर थी। रणधीर को अपने पास लाने के लिए शिखा की बलि चढ़ाई, और क्षितिजा के साथ क्या किया? अरे तू सोई नहीं अभी तक? बहुत सो लिया माँ, अब काम करने का वक्त आ गया है। ऐसे ही सोती रही तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मैं मेरठ वापस जा रही हूँ, रणधीर के पास। एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगी। अच्छा, कब जा रहे हैं हम लोग? हम नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरा इंतजाम मैंने कर दिया। एक अच्छी जगह है, बहुत लोग होंगे वहां, तू अकेली नहीं पड़ेगी। मुझे वृद्धाश्रम से कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी बस रणधीर से दूर जाने में। तभी मुझे विश्वास हो गया क्षितिजा मुझे रणधीर से अलग करना चाहती है। मैंने सोच लिया था रणधीर के लिए क्षितिजा को रास्ते से हटाना होगा। जाते जाते तुम्हारी एक और गलतफहमी में क्लियर कर देता। रणधीर तुमसे वाकई में छुटकारा चाहता था, और ये बात उसने खुद हमें बताई। झूठ बोल रहे हैं आप क्षितिजा की तरह। रणधीर इज्जत करता है मेरी, उसे मेरी जरूरत है। मेरी तरह उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। ठीक है, मत। लेकिन सच तो ये है कि तुझ पे अपने दामाद की खातिरदारी का पागलपन सवार, और इसी पागलपन के चलते तुमने अपनी नवासी और अपनी बेटी को मार दिया। तुम कुछ भी हो सकती हो, लेकिन मां ने। देखा जाए तो अमृत भी अत्यधिक मात्रा में जहर बन जाता है। गरिमा का इरादा गलत नहीं था, वो सिर्फ रणधीर को स्नेह देना चाहती थी, उसका ख्याल रखना चाहती थी। पर उसकी ये इच्छा एक दिन उसका जुनून बन गई, और इसी जुनून की वजह से पहले उसने अपनी नवासी को गायब करवाया, और फिर उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। और आगे इसी पागलपन की बदौलत गरिमा ने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। रणधीर को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सास ने ही उसकी बेटी और बीवी का खून किया है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।